नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही अहम जानकारियां। खेती किसानी सेगमेंट में आज हम जहां आपको बताएंगे सोयाबीन और मूंगफली की खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में आप जान पाएंगे सीप पालन के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे आपको कामयाब किसान से, बताएंगे सफलता की अनोखी कहानी सेगमेंट कामयाब किसान में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में खेतों में जो फसलें लगी हुई है उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। आइए जानते हैं कि सोयाबीन और मूंगफली की खेती के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छी उपज हासिल कर सके। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोयाबीन हमारे देश की प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में 60 के दशक से इसकी व्यावसायिक खेती आरंभ हुई और विकास के रूप में 13.5 मिलियन टन के उत्पादन के साथ लगभग 11.8 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की जा रही है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात और उत्तरी तेलंगाना में भी इसकी खरीफ फसल ली जा रही है। वर्तमान में सोयाबीन देश में कुल तिलहनी का 42% और कुल तेल उत्पादन में 22% का योगदान दे रहा है। जानते हैं इसकी खेती के बारे में। सोयाबीन की बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच करीब 4 से 5 इंच वर्षा होने पर बुआई करें। पौध जब बढ़वार लेने लगे तब फसल को शुरुआती देखभाल की बहुत जरूरत होती है। खासकर बारिश के मौसम में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। इस समस्या के निदान के लिए किसान समय समय पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। सोयाबीन फसल में एक खास बात यह है कि ज्यादा बारिश इसे नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इनकी जड़ों में एरनकाई का उत्तक बन जाते हैं जो जड़ों को हवा प्रदान करते हैं। इससे पौधा सांस ले पाता है और दूसरी क्रियाएं जरूरत के हिसाब से होती रहती हैं। लेकिन जिन हिस्सों में बारिश नहीं हो रही हो वहां के किसान जरूरत के हिसाब से फसल में सिंचाई करें। वैसे सोयाबीन को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। साथ ही फली बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी है। इस समय पानी की कमी पैदावार को काफी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए किसान खेत में नमी का खास ध्यान रखें। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के उपाय करें। सोयाबीन में लगने वाले रोग की बात करें तो मुख्य है पत्तियों का धब्बा रोग। सोयाबीन की पत्तियों में हल्के लाल कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी इस रोग के लक्षण तने पर भी दिखाई देते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पत्तियां समय से पहले ही टूट जाती हैं। रोकथाम के लिए फसल पर कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल का 0.05% घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन पर करें। अच्छे परिणाम के लिए 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करें। सोयाबीन में होने वाला पीला मोजैक रोग। पीला मोजैक एक वायरस जनित बीमारी है जो खासकर सफेद मक्खी से होता है। इसके प्रकोप से पौधा पीला पड़ने लगता है और बिना फलियां लगे सूखने लगता है। रोकथाम के लिए रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर संक्रमित पौधों को उखाड़कर अलग कर दें। विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करें। वहीं मूंगफली की फसल की बात करें तो मूंगफली खरीफ और जायद दोनों मौसम की फसल है। इसके लिए शुष्क जलवायु बेहतर होती है। मूंगफली की खेती के लिए दोमट बलुअर दोमट या हल्की दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसकी खेती आलू, मटर, सरसों और गेहूं की कटाई के बाद खाली भूमि में की जा सकती है। इसके लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का सही प्रयोग बहुत जरूरी है। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की किस्म के हिसाब से ही करें। किसान नत्रजन 20 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटाश 45 किलो, जिप्सम 250 किलो, बोरेक्स 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। इसके अलावा यदि वर्षा ना हो और सिंचाई की सुविधा हो तो आवश्यकता अनुसार 2 सिंचाइयां फली बनते समय देनी चाहिए। साथ ही फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो जाना आपने सोयाबीन और मूंगफली की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सीप पालन के बारे में अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। जी हाँ, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। बताते हैं कि खेती के अलावा पशुपालन से संबंधित कौन कौन से विकल्प आपके पास है जिन्हें अपनाकर आप अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीप पालन की। जी हाँ, मोती की खेती करके आज के युवा और किसान किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समंदर में बनने वाले मोती को हम तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। समंदर की गहराइयों से मिले मोती की चमक हमें शुरू से आकर्षित करती आ रही है, जिनका इस्तेमाल सजने संवरने और सजावट के लिए किया जाता रहा है। हालांकि पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए कृत्रिम रूप से भी मोतियों का उत्पादन किया जाने लगा है। आधुनिक तकनीकों से ये इतना सरल और सस्ता है कि इसे आसानी से किसी भी वर्ग का व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है, जिसे युवा अपने जिले के मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के खेती नहीं की जा सकती है और इससे अच्छे किस्म के मोती नहीं मिल सकते। इस बिजनेस से जुड़े सफल लोग और सरकारी संस्थान भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें व्यवसाय की हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। प्रशिक्षण लेने के बाद स्थान का चयन करें, मतलब सबसे पहले खेती या मोती पालन करने की जगह चुनें। जगह ऐसी हो जहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो और जो लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। फिर फार्म तैयार करें। फार्म तैयार करने के लिए सबसे पहले तालाब बनाने की जरूरत होगी, साथ ही पानी को बाहर निकालने की भी उचित व्यवस्था करनी होगी। और फिर सीप को इकट्ठा करें, जिसे झीलों, तालाबों या नदियों से लिया जा सकता है, या फिर बाजार से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। आमतौर पर 3 तरह की सीपें पाली जाती हैं। सीपियों के प्रकार: लैमिनेनिस मार्जिलेनिस, लैमिनेनिस कोरिएनिस, पायरेसिया। सीप चयन के बाद नियत समय मतलब अक्टूबर से दिसंबर के समय सीप पालन की शुरुआत की जा सकती है। इस व्यवसाय के लिए ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। 10 बाय 10 फीट के या इससे बड़े तालाब में मोती की खेती की जा सकती है। 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 तक मोती का उत्पादन किया जा सकता है। सीप को तालाब में रखने से पहले 2 से 3 दिन के लिए पानी में रखा जाता है। इस दौरान इन 3 विधियों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है: मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन, मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन, गोनेडल इम्प्लांटेशन। इन प्रक्रियाओं की विधि बजट और स्थान विशेष पर निर्भर करती है। सीप में इम्प्लांटेशन यानी चीरा लगाने की प्रक्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीलीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनर बीड जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति आदि डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद किया जाता है और उन्हें 10 से 15 दिन के लिए बांस की मदद से नायलॉन के बैग में रखा जाता है। इस दौरान बीच बीच में सीपों की जांच करनी होती है। अगर कोई सीप खराब हो गया हो या उसका जीव मर गया हो तो उसे तुरंत तालाब से निकालकर अलग कर दें।
इस तरह से करीब 8 से 10 माह तक इनकी देखभाल करनी होती है और 10 माह के बाद सीप में से मोती निकाल लिए जाते हैं। सीप की गुणवत्ता के हिसाब से छटाई कर उनका मूल्य तय किया जाता है। सीप पालन से जहां युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं इनसे बची खोल से कई तरह के सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो सीप पालन कई मायनों में मुनाफे का सौदा है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कामयाब किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान। जीवन में सफलता हासिल करने का एक ही मंत्र है कि लगातार प्रयास करते रहो और मंजिल मिलने तक जुटे रहो। कुछ ऐसा ही किया है हमारे आज के एक कामयाब दंपति ने। जी हां, कोविड काल में नौकरी जाने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी राह चुनी कि आज वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो आइए मिलते हैं इस कामयाब दंपति से और जानते हैं इनकी सफलता का राज। दिल्ली के रहने वाले मयंक चतुर्वेदी स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोविड काल के दौरान उनकी ये नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद आ रही समस्याओं के समाधान के लिए वो नई उम्मीद की तलाश में जुट गए। इसी बीच उनकी मुलाकात पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से हुई और उन्होंने मयंक को एक बेहतरीन विकल्प सुझाया, जिसमें वो माइक्रोग्रीन्स को उगाकर लोगों को सेहत से भरा आहार देने का सार्थक कदम उठा सकते हैं। मयंक को ये विकल्प अच्छा लगा और केवल 2 दिन के प्रशिक्षण ने उनकी जिंदगी में फिर से हरियाली भर दी है। हालांकि इस व्यवसाय में बाजार तैयार करने के लिए मयंक को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मैं पिछले 6 साल से हीरो मोटोकॉर्प और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, बट फिर कोविड आया और कोविड ने सभी इंडस्ट्रीज को बैठा दिया। मगर मैं तलाश रहा था ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि इम्यूनिटी भी बढ़ाए और लोगों को बिजनेस भी दे सस्टेनेबल तौर पे। ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात पूसा के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी से हुई, जिन्होंने मुझे माइक्रोग्रीन्स के बारे में ना सिर्फ फ़ायदे बताए बल्कि साथ के साथ उन्होंने मेरे को उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में ले चलने के लिए ट्रेन भी किया, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये मेरा वर्टिकल फार्म है जो मैंने अपने रूम के अंदर ही किया हुआ है।
इसको करना बहुत इजी है, कोई भी इसे कर सकता है, ये बच्चों का खेल है। अभी आप जैसा देख रहे हैं पीछे मेरे पास कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि मूली है, सरसों है, मटर है, चुकंदर है, स्विस चार्ड है, कॉर्न शूट्स हैं। इन सभी के अंदर ग्रोन अप माइक्रोग्रीन से ग्रोन अप प्रोडक्ट से 4 से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फ्लेवर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी रिच फ्लेवर के होते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों को पसंद आते हैं, इवन मेरे बच्चे भी मैगी मसाला भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी रिच और काफ़ी टेस्टी फूड खाने को मिल रहा है। जो हमारी हिडन हंगर है वो भी उसका भी इससे सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको उगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, सिर्फ आपको 2 ट्रेस चाहिए होती हैं, जिसमें एक छेद वाली ट्रे हो और एक बिना छेद वाली। उसके अंदर हम लोग कोकोपिट, जो और कुछ नहीं सिर्फ नारियल की भूसी है, उसको एक सॉइल की तरह बिछा के उसके ऊपर हम लोग सीड्स डाल देते हैं और स्प्रे करते रहते हैं। 2-4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाता है। शुरुआती समस्याओं को देखते हुए पहले तो मयंक की पत्नी ने इस काम को करने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें इसमें उम्मीद की किरण दिखाई दी तो उन्होंने भी अपने पति का साथ निभाया। आज सारिका घर से ही अपनी नौकरी भी संभाल रही हैं और माइक्रोग्रीन्स के पौधों को भी। बिफोर मैरिज मैं बैंक लाइन में थी। मेरा 3 to 5 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। एंड आफ्टर मैरिज काफ़ी सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो अभी लास्ट 2 ईयर से मैं रिसर्च लाइन में वर्क कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली वर्क फ्रॉम होम। जो सिचुएशंस आई फिर आगे, उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं घर से ही वर्क कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन बड़ी जब हस्बैंड की जॉब में इशू आया, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ ट्रेनिंग लाइन एंड ट्रेनिंग्स में सारी ट्रेनिंग्स ऑफलाइन बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो जॉब में इशू आ गया। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अभी क्या करना है। कुछ नहीं, मेरे पास एक डोर था जो ओपन था मेरे लिए, मैं उसमें लगी हुई थी और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी उस केस में। सेकंड डोर खुला मेरे हस्बैंड के लिए, जब एज ए गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिली। हेल्प जस्ट अ काइंड ऑफ, ही वेंट टू पूसा में एकदम से जाना हुआ और वहाँ पर जो ज्ञान सर हैं उनसे वो मिले। बातें ही बातें करते करते पता लगा माइक्रोग्रीन्स के बारे में। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप कैसे इसको कर सकते हैं। बस आपको अपनी विल पावर नहीं छोड़नी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया और करने के बाद मेरे से भी डिस्कशन किया हस्बैंड ने। मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो रही थी, मगर फिर मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप आपका बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्टार्टअप में नहीं लगाना है, आप अपने ही फंड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस बनता जाएगा आप उसमें आगे अपना ग्रोथ करते रहेंगे। तो एक डोर ओपन हुआ, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट का सही में मन से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए जो सिचुएशन टफ हुई थी, जो मेरे को लग रहा है आगे वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना वर्क कर रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो वर्क है मैं उसमें पूरा सहयोग देती हूँ। मॉर्निंग में एंड नाइट में जो भी उसमें करना है वो मैं करती हूँ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम मेरे ऑफिस का रहता है। बाकी अभी मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं अपने साथ और भी लेडीज़ को जोड़ना चाहती हूँ, वो मेरे साथ हमारे साथ जुड़ें, अपनी एक इनकम खुद क्रिएट करें। बिकॉज आप जॉब लेने जाएंगे तो जॉब, आपको पता है एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और जो आगे वाला सिचुएशंस टाइम है उसमें और भी ज़्यादा टफ है। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग ने जो स्टार्टअप करा है उसके साथ हमारे संग और भी महिलाएं जुड़ें और वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे वो फिर आगे और महिलाओं को जोड़ें। इससे वो जॉब लेने वाली नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे फिर, और यही हमारा स्कोप है आगे के लिए। उनके उगाए इन माइक्रोग्रीन्स में मूली, सरसों, चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, मेथी, मटर शामिल हैं। उन्हें वर्टिकल फार्म में कोकोपीट में उगाया जाता है। कम स्थान में ज्यादा पैदावार मिल सके, इसके लिए ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेहत से भरे सुपर फूड को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज उनके ये नन्हे पौधे बड़े बड़े रेस्तरां और होटल में सप्लाई किए जा रहे हैं। पोषण की कमी से जूझते लोग इन पौधों को काफी पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोग्रीन्स आर आल्सो नोन एज द अर्ली लीव्स ऑफ अ प्लांट। They not only add nutritional value but also give aesthetics to food. In today's time they are very sought after food, but अगर उसको देखा जाए तो वो एक बहुत ही basic element of food concept है। Microgreens are very rich in zinc, magnesium and they provide a lot of nutrients in terms of food, क्योंकि ये सबसे early stage of a plant होता है and it is unaltered. And आजकल because of the colors and the availability of microgreens, it is very highly appreciated in today's cuisine. जो microgreens का concept है, even though it is very basic, it is a very new concept in food nowadays.
एंड लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स माइक्रोग्रीन्स बहुत ही अच्छी है क्योंकि इट गिव्स अ लॉट ऑफ कलर टू फूड, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू फूड एंड इट गिव्स अ न्यू टेक्सचर टू फूड। तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड उससे जो फूड है हमारा वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। इस उद्यमी जोड़े ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है और इससे युवा वर्ग को भी एक राह मिली है जिसमें वो कम समय कम लागत में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेहतर आय ले सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इस कामयाब दंपति ने एक अलग राह चुनी और अपने लिए सफलता हासिल की। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस कड़ी में जो जानकारियां आपको दी गई वो जरूर आपके काम आएंगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और आप इसके साथ ही देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर कार्यक्रम गाँव किसान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।